हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, जो कि आपका मेनली जो हम टारगेट कर रहे हैं अभी आपका जो DFCCL का एग्जाम है। अभी आपका आगे चल के कुछ ही देर में आपका SSC JEE का एग्जाम है। अभी SSC कुछ ऐसे एग्जाम्स इनकी लाइन लगी हुई है, तो उन सभी के लिए अच्छा हम लोग के सेशन रहेगा ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, जहाँ पे हम लोग डेली बेसिस पे अभी तो आज से हम लोग सिर्फ मेजरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है कल या परसों से हम आपका एक दो सब्जेक्ट और स्टार्ट कर लें। मतलब ये मान के चलिए कि आपका एक दिन में हम लोग 2 से 3 सब्जेक्ट लेके चलेंगे और डेली उन सब्जेक्ट की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। तो हमारा जो मेन टारगेट क्या है कि जितने भी एग्जाम अभी आज की डेट में हैं आपके पास, उन सभी के हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए। तो वो हम लोग का मेन टारगेट है। तो जितने भी लोग यहाँ पे सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं, एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पे हैं, एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करिए। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? कोई बात नहीं बेटा, गलती से हैंड रेज हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना। तो एक चीज हम लोग का ये है कि हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। जितने भी लोग आएंगे मैं सतन को स्टार्ट करूंगा, जो बाद में आएंगे वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। सर डीसी मशीन खत्म करा दीजिए, नेक्स्ट वीक से मैं आपका स्टार्ट कर दूंगा। अभी हम लोग इस वीक जो है ना, हम लोग पूरा प्रॉब्लम सेटिंग पे फोकस करेंगे। जो ये पूरा वीक है ना, आज मंडे है, मंडे से लेकर पूरा सैटरडे तक हम लोग सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। ठीक है। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप उसका पोस्ट करना हो कि आंसर आपका क्या आएगा उसका। ठीक है। ठीक है, चलिए। दो को JSSC, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं साथ में। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सब्जेक्ट हमने पढ़ लिए उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी तक हमने नहीं करी है, तो वो हमको करना है। ठीक है ना। तो एक बार सभी लोग पहले ऑडियो वीडियो कंफर्म करो। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? क्या मैं प्रॉपरली ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ? सबसे पहले तो आप यही कंफर्म करिए, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट कर पाएंगे ना। एक बार सबसे पहले तो ऑडियो वीडियो कंफर्म करिए, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट कर पाएंगे। चलिए, तो मैं यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करता हूँ, बाकी सभी लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे, उसका टेंशन मेरे पास नहीं है। ठीक है। ओके, जस्ट सेकेंड। ओके, चलिए आ जाइए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सत्र को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है मैं आपको बहुत बड़े आराम से समझाऊंगा ना। क्वेश्चन में बोला गया है अ थर्मोमीटर, एक थर्मोमीटर है, इज कैलिब्रेटेड। कैलिब्रेटेड मतलब क्या होता है? बनाया गया। आप कैलिब्रेटेड को ऐसे समझो कि एक थर्मोमीटर है जो कि बनाया गया, टेस्ट किया गया, इसको कैलिब्रेट किया, सेट किया गया है। जैसे आप लोगों के पास है ना, आपके पास कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट होगा, कोई भी एक चीज होगी, आप उसको किसी चीज पे सेट कर देते हो, है ना। जैसे आप मान लो आपका पेन है ना, आप पेन का कुछ साइज फिट कर देते हो, है ना। आप पास जैसे आपका पेंट है ना, उसका एक साइज आपने फिट कर दिया है। ठीक है ना। तो हम क्या बोलने चाह रहे हैं कि हमारे पास एक थर्मोमीटर, तो हमने यहाँ पे क्या किया, कैलिब्रेट किया। कैलिब्रेट मतलब हमने सेट कर दिया। कितने टेम्परेचर के लिए? वो टेम्परेचर यहाँ पे दिया है कितना, 1500 डिग्री सेल्सियस से लेके 2000। मतलब इसको हमने बनाया है किसके लिए, 1500 से 2000 के लिए बनाया है। ठीक है। द एक्यूरेसी इज स्पेसिफाइड विद इन 0.25%। मतलब इसकी जो एक्यूरेसी है वो कितना है आपके पास, 0.25%। वॉट इज द मैक्सिमम स्टेटिक एरर? तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम स्टेटिक एरर निकालना, ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? तो आप ये समझो पहले कि जो थर्मोमीटर बनाया किसके लिए यहाँ पे, ये 150 डिग्री यहाँ पे है ना, ये 200 है। पहले बता दूं, ये 150 से लेकर 200 है। तो इसकी जो रेंज होगी, अगर आपके पास एक थर्मोमीटर है, इसकी रेंज यहाँ पे कितनी है, 150 से लेके 200। तो मतलब इसकी स्पान कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी, 50 होगी। ठीक है। और 50 में कितना आपके पास यहाँ पे है, 50 में अगर आपसे पूछा तो कितना एरर है, तो क्या बोलोगे यहाँ पे, 0.25। तो कितना हो जाएगा, 50 × 0.25 डिवाइड बाय 100। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा कितना, 125 डिवाइड बाय 100, कितना हो जाएगा, 1.25। तो 0.125 ये आपका आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 0.25 डिग्री सेल्सियस, या जीरो यहाँ पे नहीं होगा, 0.25 डिग्री सेल्सियस, ये आपका यहाँ पे स्टैटिक एरर होगा। सबको क्लियर है ये चीज?
ठीक है हर्षित, कोई बात नहीं, जिनने लेक्चर देख लिया उनके लिए बोल रहा हूं मैं। अ वेरी गुड इवनिंग कल्पना, क्षितिज, राहुल, कल्पेश, निखिलेश, राहुल। चलो ठीक है, चलिए, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो ए हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जिनको पता बताइए सभी लोग, जिनको पता है वो आंसर बताएं क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रिसीजन इज डिफाइंड एज, प्रिसीजन हम किससे डिफाइन करते हैं? सभी लोग इसका आंसर करेंगे, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए। जस्ट अ सेकेंड, मैं भी आया, आप लोग सॉल्व करिए इस क्वेश्चन का। क्या होगा इसका आंसर? सब लोग बोल रहे हैं बी, रिपीटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी लोग बोल रहे हैं। देखो भाई, आप लोग मतलब थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, पता नहीं समझ में आ रहा क्यों ऐसी मिस्टेक कर रहे हो। मैं आपको एक बात बता दूं, ये चीज मैंने आपको बहुत बार बताया। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? प्रिसीजन का मतलब होता है, आप अपनी भाषा में समझिए, कि जैसे आपने 10 एम्पियर मेजर किया, इसको आपने नंबर ऑफ टाइम्स मेजर किया। कितने बार किया? नंबर ऑफ टाइम्स। और हर बार मेजर करने पे आपका जो आउटपुट आ रहा है वो 10 एम्पियर के आसपास ही आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं प्रिसीजन, डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड प्रीवियस मेजर्ड वैल्यू। अगर आपने इतना पढ़ा होगा तो मैंने एक चीज आपको और बताई थी कि प्रिसीजन दो प्रकार का होता है। अगर आपको इतना पता है तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको यह भी बताया था, प्रिसीजन दो प्रकार का होता है। पहला होता है रिपीटेबिलिटी और दूसरा होता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है भाई, तो दो प्रकार का हमारा प्रिसीजन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास रिप्रोड्यूसिबिलिटी तो दिख नहीं रहा है, आंसर में दिख रहा है रिपीटेबिलिटी, तो क्या बोलोगे? रिपीटेबिलिटी हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात समझना अब यहाँ पे कि रिपीटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब क्या होता है। रिपीटेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है ना, आप उससे एक ही इनपुट को नंबर ऑफ टाइम्स मेजर करो और हमारा सेम आउटपुट आए, उसको हम बोलते हैं रिपीटेबिलिटी। लेकिन रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होती है कि एक ही इंस्ट्रूमेंट है, उससे एक ही रीडिंग मेजर करना है नंबर ऑफ टाइम्स बाय डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर। मतलब एक कोई मेजर करने वाला इंसान नहीं है, दो तीन मेजर करने वाले इंसान हैं, तो जो हमको देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं आपका क्या? रिप्रोड्यूसिबिलिटी। मतलब इसमें सिंगल पर्सन सिंगल टाइम, इसका क्या है? मल्टीपल टाइम एंड मल्टीपल ऑब्जर्वर, उसको हम बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो हालांकि यहाँ पे जैसा कुछ पूछा नहीं गया है ना, क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जो प्रिसीजन है वो तुम कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम उसको डिफाइन करते हैं, हमारा जो आंसर होगा या तो वो रिपीटेबिलिटी होगा या रिप्रोड्यूसिबिलिटी होगा। रिप्रोड्यूसिबिलिटी तो ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा यहाँ पे ए। सबको क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर भी लोग बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम? हमारा जो एक मेजरमेंट सिस्टम होता है उसकी दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई थी, उनमें से जो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम? हमारे मेजरमेंट सिस्टम का डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? सभी लोग बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे? डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है भाई? डायनेमिक का मतलब होता है ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो समय के साथ बदल जाए। तो आपको देखना कि ऐसी इनमें से कौन सी चीज जो समय के साथ बदल जाएगी। आपको यहाँ पे ये समझना है कि इनमें से कौन सी चीजें जो समय के साथ बदल जाएगी, तो क्या बोलोगे? एक्यूरेसी नहीं, ये हमारी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। रेजोल्यूशन भी हमारा स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। सेंसिटिविटी भी हमारी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स है ना, ये तो डायनेमिक है ना, कभी रिस्पॉन्स सही आ गया टाइम पे आ गया, कभी रिस्पॉन्स थोड़ा लेट आ जाएगा, है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि हमसे पूछा है कि डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है किसी इंस्ट्रूमेंट की, तो वो होगी हमारी क्या? स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है ना, इसका ये था और इसका ये था। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। ये वाला क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर सभी लोग बताइए क्या होगा। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बताइए क्या होगा, है ना। आप सभी लोग कमेंट करिए, उससे हम लोग जज करेंगे कितना आपसे बनता कितना नहीं बनता। मैं एक काम और करता हूँ, मैं अपने आप को थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ ना, तो आप लोगों को प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा। ठीक है ना, देखने के लिए तो मैं अपने आप को थोड़ा सा हाइड कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड।
ओके, अब मैं अपने आप को हाइड कर चुका हूं जिससे आप लोग को प्रॉपर दिख पाए चीजें। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है देखो सभी लोग, क्वेश्चन पढ़ो और फिर सॉल्व करने की कोशिश करो। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस अ रजिस्टर इज 80 वोल्ट। एक रजिस्टर है, उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना वोल्टेज होगा, 80 वोल्ट। हाउएवर द मेजर्ड वैल्यू गिव्स अ वैल्यू ऑफ 79 वोल्ट। अरे हमने एक्सपेक्ट कितना किया था, 80 होगा, जब मेजर का कितना है 79, तो इसमें हमको बताना परसेंटेज कितना होगा और हमको रिलेटिव एक्यूरेसी बतानी है। तो ये दो चीजें हमको बतानी है। तो कैसे करना है, सबसे पहले हम निकालेंगे परसेंटेज एरर। कौन सी एरर निकलेगी यहाँ पे, परसेंटेज एफएसडी एरर, है ना। तो हम एफएसडी एरर कैसे निकालेंगे देखना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एरर निकाल लो। एरर का फॉर्मूला क्या होता है, ए एम माइनस ए टी, हाँ या ना, ए एम माइनस ए टी अपॉन एफ एस डी इंटू 100। अच्छा एफ एस डी तो दिया नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, आपका ट्रू वैल्यू। समझ में आई बात, क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं ना कि यहाँ पे हमारे पास एफ एस डी नहीं दिया, तो हम क्या निकालेंगे 80 इंटू 100। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ तो ए एम माइनस ए टी कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 80 माइनस 79 तो हो जाएगा कितना हमारे पास, 1 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, कितना जाएगा 100 बाई 80, कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे 100 बाई 80। अब इसको जरूरी नहीं का पूरा सॉल्व करो, इतना कॉमन सेंस आपको लगाना है कि 100 बाई 80 करोगे तो आंसर 12.5 तो नहीं होने वाला, आंसर आपका 0.25 तो नहीं होने वाला, आंसर 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा और 1.025 भी नहीं आने वाला। इतना आप समझ गए ना। इसको आप जब कैलकुलेट करके देखो तो आपका आंसर आएगा 1.25, तो यही आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो ये आ गया क्या, परसेंटेज एरर। कुछ लोग बोलेंगे सर रिलेटिव एक्यूरेसी कैसे निकालते हैं, मैं बताता हूं। 1 माइनस परसेंटेज एरर कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे कर लोगे, 1 माइनस कितना है 1.25, 1.25 कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे आपका 0.9875, ये आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, 0.9875। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप सबको पॉइंट क्लियर भी हो गया होगा, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाए कितना आएगा, वो ए आएगा। देखता हूं कितने लोगों ने इसका आंसर ए टिक किया था। इसका आंसर ज्यादातर लोगों ने ए टिक नहीं किया है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आ जाओ इधर पे। क्वेश्चन क्या देखो, आ 0 to 200 volt voltmeter has guaranteed accuracy of 1% of full scale reading. The voltage measured by this instrument is 150 volt. The percentage limiting error will be। बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन। देखो सबसे पहले समझो, आप स्केल बनाओ, इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। स्केल बनाया, यहाँ पे है 0, यहाँ पे 200। 200 पे कितना एरर है आपके पास, तो यहाँ पे आपका 1%, हाँ या ना, हाँ। तो 100 पे कितना होगा, तो 100 पे आपका होगा कितना, इसका डबल हो जाएगा, 2% हो जाएगा। अब भाई आपको कितना भेजा करना है, 150। तो भाई अगर 150 देखो तो 150 कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं पे आएगा, 150 यहाँ कहीं पे आएगा। तो आपका आंसर कितना होगा, 1% और 2% के बीच होगा। तो चेक कर लो भाई, आपका ऑप्शन में 1% और 2% के बीच का आंसर क्या है, 25 आंसर होने वाला, नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला। 1 से 2 के बीच में 1.33 है, तो यही करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर माना जाएगा दैट विल बी डी। डी विल बी अवर करेक्ट आंसर। समझ में आई बात कि नहीं है, ऐसे भी को यहाँ पे मैं देखता हूँ कितने लोगों ने डी आंसर टिक किया था। किसी ने डी नहीं टिक किया, इतना टाइम क्यों लगता है भाई। मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो आप लोग भी आंसर किया करो ना, है ना। आप लोग को पूरा मेरा वेट नहीं करना है, ठीक है। आप लोग को भी अपनी तरफ से आंसर बताना है, ठीक है। चलो ओके, हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सभी लोग ज्वाइन कर लिया करो सेशन को ना, लेट मत किया करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिलेंगी भाई, अभी तो बस शुरुआत हुआ अपना ही, है ना। आपको पूरा ट्रिक ट्रिक से पूरा सारे चीज खत्म कर दूंगा मैं। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, द मेजरमेंट प्रिसीजन, फिर से प्रिसीजन की बात हुई, इसके पहले हम लोग प्रिसीजन पढ़ चुके हैं। द मेजरमेंट प्रिसीजन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट डिफाइंस द स्मॉलेस्ट चेंज इन द मेजर क्वांटिटी दैट कैन बी ऑब्जर्व विच इज कॉल्ड। इनमें से वो कौन सी चीज होगी, है ना, हमारा इंस्ट्रूमेंट में प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट डिफाइन स्मॉलेस्ट चेंज। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है,
स्मॉलेस्ट चेंज, हमारा इंस्ट्रूमेंट की वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो स्मॉलेस्ट चेंज को ऑब्जर्व कर ले। स्मॉलेस्ट चेंज इन मेजरमेंट क्वांटिटी को अगर कोई डिफाइन कर पा रहा है तो वो कौन सा पैरामीटर होगा। तो क्या बोलोगे सभी लोग, मैं देखना चाहूंगा कितने लोग इसका आंसर करते हैं। ए होगा, बी होगा, बताओ क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। स्मॉलेस्ट चेंज कभी भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाए, कभी भी क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट चेंज देखने को मिल जाए, उसको हम बोलते हैं क्या, रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं, याद रखना भाई सभी लोग हमेशा के लिए याद रख लो, दिमाग में बैठा लो। स्मॉलेस्ट चेंज कभी कोई मेजर कर पाते उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब क्या होता है बता दो। मान लो आपके पास एक स्केल है, ये मैंने एक स्केल बना दी, ठीक है, जो आप लोग स्केल यूज करते हो उसके बारे में बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे होता है 2, फिर यहाँ पे होता है 0.5, इनके बीच में भी 5 डिवीजन होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जो स्मॉलेस्ट चेंज हम लोग चेक कर पा रहे हैं ना यहाँ पे, उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। इस स्केल का जो रेजोल्यूशन कितना होगा, 0.1, जो आप स्मॉलेस्ट चेंज मेजर कर पाते हो। 0.1 का आप क्या मेजर कर सकते हो, 0.2 मेजर कर सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो याद रखना सभी लोग कि जो हमारा स्मॉलेस्ट चेंज हम मेजर क्वांटिटी में जो मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। याद रखना हमेशा के लिए, स्मॉलेस्ट चेंज देखने को, चेंज जो लिखा ना वहां पे, अगर वो वर्ड आ गया मतलब आंसर हो जाएगा रेजोल्यूशन। अगर वहां पे बोला गया स्मॉलेस्ट इनपुट दैट दैट वी कैन मेजर, वो होगा आपका थ्रेशोल्ड। जो सबसे कम इनपुट आप मेजर कर सकते हो उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड, और स्मॉलेस्ट चेंज जो हम मेजर कर पाए उसको हम बोलते हैं आपका रेजोल्यूशन। तो आई होप ये सबका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, इसका आंसर सभी लोग बताओ। If the same measurement process is used among different instruments and operators over a longer time period, then the variation arising out of it are called measurement of the length, sensitivity, reproducibility and repeatability। देखो भाई समझो इस क्वेश्चन को। इफ द सेम इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट, देखो एक ही मेजरमेंट प्रोसेस है यूज्ड अमंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पे किया गया है, एंड डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स, याद रखना बोल रहा हूं मैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, तो उसको हम बोलते हैं आपका क्या, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। दो चीजें होती हैं, रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिपीटेबिलिटी में सिंगल ऑपरेटर, इसमें मल्टीपल ऑपरेटर। तो इसका जो मल्टीपल ऑपरेटर है वो क्या बताता है, हमारा रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सभी लोग बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 का, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने इसका आंसर सी किया, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सभी लोग बताएंगे, मैं देखना चाहूंगा कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। एक्यूरेसी इज द स्टेट ऑफ बीइंग डैश डैश डैश, वेयर एज प्रिसीजन इज द स्टेट ऑफ बीइंग डैश डैश डैश। एक्यूरेसी हम क्या बोलेंगे और प्रिसीजन हम किसको बोलेंगे, ठीक है ना। ABCD में से ऑप्शंस दिए हुए हैं, सभी लोग बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। एक्यूरेसी इज द मेजरमेंट ऑफ बीइंग डैश डैश डैश, वेयर एज प्रिसीजन इज द स्टेट ऑफ बीइंग डैश डैश डैश। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, हमेशा के लिए याद रखना, एक्यूरेसी हमेशा करेक्ट होती है। इसको आप ऐसे समझ लो कि करेक्ट और एग्जैक्ट में डिफरेंस क्या होता है। करेक्ट और एग्जैक्ट में डिफरेंस क्या होता है, देखो मतलब मैं ये बोलूं कि जैसे आपको मैं बताता हूँ प्रॉपरली, जैसे मान लो आपने वाला गेम खेला होगा ना, सेंटर में आपको यहाँ पे एरो फेंक के मारना पड़ता है, उससे आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 3 एरो दे रहा हूँ, ABC 3 एरो के नाम है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे किसको दिया, यहाँ पे मैं नाम लेता हूँ आप लोग में से किसी का, मैं दे रहा हूँ सोनल को, ठीक है। सोनल को बोला मैंने कि आप यहाँ पे इस पे स्ट्राइक करो। अगर वो स्ट्राइक करती है, तीनों के तीनों एरो यहाँ पे आए, पास पास में यहाँ पे आए, उनको करना यहाँ पे था लेकिन किया क्या, यहाँ पे वहां पे तीनों यहाँ पे आए, तो क्या वो सही जगह पे आए, तो वो सही जगह पे नहीं आए, बट जहां पे भी आए वो एग्जैक्ट है, पास पास में, तो इसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट। और करेक्ट क्या होगा, जब यहाँ पे आ जाए तीनों के तीनों। तो याद रखना एक्यूरेसी हमेशा क्या होती है, आपकी करेक्ट होती है, और प्रिसीजन आपका हमेशा क्या होता है, एग्जैक्ट होता है। तो चेक कर लो भाई,
करेक्ट एंड एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपका डी। समझ में आया सभी को, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी डी। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं फिर से। विच मेजरमेंट एरर्स ऑल्सो इंक्लूड रॉन्ग रीडिंग ड्यू टू पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स एरर का नाम सुनाई दे तुरंत आंसर टिक कर दो ऑब्जर्वेशनल एरर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, ए। इस पे ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा दैट विल बी ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच एरर एराइज, मतलब ऐसी कौन सी एरर है जो आती है ड्यू टू हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिसिस की वजह ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट के हिस्टेरिसिस की वजह से ऐसी कौन सी एरर है जो आती है, और ड्यू टू फ्रिक्शन, या फिर फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास कौन सी देखने को मिलती है। हिस्टेरिसिस या फिर फ्रिक्शन की वजह से ऐसी कौन सी इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमको देखने को मिलती है। इन चारों में से आंसर क्या होगा। तो कैसे करोगे, देखो बोला गया यहाँ पे फ्रिक्शन। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑब्जर्वेशनल एरर, जो एरर हमको देखने से हो। तो क्या भाई कभी देखने से आपको फ्रिक्शन थोड़े देखने को मिलेगा, है ना। आप कोई चीज देख रहे हो तो वहां पे फ्रिक्शन थोड़ी ना होगा, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। रैंडम एरर देखते हैं इसके बारे में। इन्वायरमेंटल एरर, ये भी नहीं होगा। इंस्ट्रूमेंटल एरर, हाँ हमारा जो फ्रिक्शन एरर है वो एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होता है, क्योंकि अगर मैंने इंस्ट्रूमेंट में जो स्पिंडल है उसका शेप ऐसा बना दिया तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। अगर मैंने इसका कोनिकल शेप बना दिया स्पिंडल को तो हमारे पास फ्रिक्शन कम होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल एरर। हमारा जो हमारे इंस्ट्रूमेंट में जो हिस्टेरिसिस या फिर फ्रिक्शन की वजह से जो एरर होता है वो हमारा कौन सा होता है, दैट इज अवर इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है ना। ये सभी ऐसे क्वेश्चन है जो आप पहली बार देख रहे हो। इनमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो पहले आपने कहीं सॉल्व किया हो। सारे क्वेश्चन बिल्कुल नए हैं, फ्रेश हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। बहुत बढ़िया, सिस्टमेटिक का टाइप है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो। द डैश डैश डिनोट द स्मॉलेस्ट चेंज इन द मेजर्ड वैल्यू वेरिएबल टू विच द इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्ड। इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो कि स्मॉलेस्ट चेंज इन द मेजर्ड वेरिएबल टू विच द इंस्ट्रूमेंट इज रिस्पॉन्ड। तो अगर आप इसको समझोगे तो मैं बता देता हूं क्या होता है आपका। ये एक चीज होती है आपके पास सेंसिटिविटी। क्या होती है सेंसिटिविटी, क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट। इसका फॉर्मूला होता है डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनपुट। अब क्वेश्चन को जज करो, क्या ही पूछ रहा है क्या आपसे, क्वेश्चन को रिलेट करो। द सेंसिटिविटी डिनोट्स द स्मॉलेस्ट चेंज इन द मेजर्ड वेरिएबल टू विच द इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्ड। जो इंस्ट्रूमेंट को रिस्पॉन्ड करता है और जिसमें आपका वेरिएबल है, उन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमारा होता है सेंसिटिविटी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, या फिर 11 का आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। क्या जो भी क्वेश्चन नंबर होगा उसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलो कुछ लोग इसका आंसर कर रहे हैं सी, रिपीटेबिलिटी नहीं होगा। हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। रेजोल्यूशन तो सोचते हैं, है ना, रेजोल्यूशन तो हमारे पास कंफ्यूजन होता, लेकिन रेजोल्यूशन तो ऑप्शन में ही नहीं है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। तो क्वेश्चन को पढ़ना भी है, ऐसे ए बी सी डी तुक्का नहीं मानना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन देखता हूँ कितने लोग सही कर पाते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताओ सभी लोग। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एस एफ, जहां पास एस एफ होता है, एस एफ एक टूल है प्रिसीजन को मेजर करने का। एस एफ क्या है, एक टूल है प्रिसीजन को मेजर करने का। तो मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ नंबर क्या है। नंबर सभी को दिख रहा है यहाँ पे, आई थिंक सबको विजिबल नंबर है। यहाँ पे नंबर दिया कितना, 0.130450। इसमें कितने एस एफ होंगे ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, जब कभी सबसे पहले क्या करना होता है, डेसिमल पॉइंट देखना है कि क्या डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। अगर प्रेजेंट है तो आपको एमएसबी से नंबर ऑफ डिजिट काउंट करना है, और लीड जीरो काउंट नहीं करोगे। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, टी। इसमें कितने एस एफ हैं आपके पास, 6 एस एफ होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड।
बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसका देखो भाई आंसर, स्टेरेडियन इज अ, जो हमारी स्टेरेडियन होती है इज अ, वो कौन सी यूनिट है? बेस यूनिट, डेराइव्ड यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट, यूनिट ऑफ मेजरिंग सब्सटेंस सब्सटेंस। तो हम क्या बोलोगे, स्टेरेडियन किसकी यूनिट होती है? अगर आपने यूडब्ल्यू पढ़ा है तो आपको समझ में आता होगा कि जो स्टेरेडियन है वो सॉलिड एंगल की यूनिट है। दो एंगल होते हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो हमारा जो स्टेरेडियन है वो कौन सी यूनिट है? वो हमारी कौन सी यूनिट में कहलाएगा? वो हमारी होती बेस यूनिट नहीं है बेटा, बेस यूनिट भी नहीं है। देखो तीन प्रकार की यूनिट होती है, मैं बता देता हूं आपको प्रॉपर तरीके से। देखो तीन टाइप की यूनिट होती है। एक होती है हमारे पास बेस यूनिट, जैसे कि मान लो होगी लेंथ की मीटर, है ना, उसको बोलते हैं बेस यूनिट। एक होती है हमारे पास यहाँ पे डेराइव्ड यूनिट, जैसे कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि एरिया की क्या होगी तो बोलोगे मीटर स्क्वायर, तो वो गई आपकी कौन सी यूनिट? डेराइव्ड यूनिट। और थर्ड होती है आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट दो होती है, कौन कौन सी? एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है आपका सॉलिड एंगल। मतलब कौन कौन सी यूनिट होगी? एक होती है रेडियन और एक होती है आपकी स्टेरेडियन। समझ में आ गई बात? तो जो स्टेरेडियन हमारी कौन सी यूनिट आती है वो दैट इज अवर सप्लीमेंट्री यूनिट। समझ में आई बात? जो हमारी स्टेरेडियन है वो कौन सी यूनिट कहलाएगी? दैट विल बी अवर स्टेरेडियन सप्लीमेंट्री यूनिट। कौन सी यूनिट हमारी? वो सप्लीमेंट्री यूनिट है। तो ये बात आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे हमेशा। धन कोण बोलते हैं इसको हिंदी में। बहुत अच्छी बात है जिनको ये पता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को भी देख लो भाई सभी लोग, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को देख लो। अ वॉट मीटर हैज अ रेंज ऑफ 1000 वॉट। कितना वॉट है यहाँ पे? 1000 वॉट का है। मतलब इसकी एफएसडी वैल्यू दी गई है, ठीक है ना। एफएसडी वैल्यू फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू आपको दी हुई है। उसमें जो परसेंटेज है कितना? 1% है ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मतलब आपके पास एक मीटर है ना, उसकी एफएसडी वैल्यू कितनी है? 1000। और 1000 में कितना एरर है आपके पास? 1%। तो अगर आपको 100 वॉट रीड करना है, कितना रीड करना है? 100 वॉट, यहाँ कहीं पे होगा, तो उसमें कितना आपके पास एरर होगा? तो कैसे करो मैं बताता हूँ आपको प्रॉपरली। देखो 100 से 1000 जाने में कितने मल्टीप्लाई किया आपने? 10 का मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे एरर कितना हो जाएगा? 10 का मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा। तो 1 × 10 कितना हो जाएगा? 10%। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना यहाँ पे? ए। ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना बेटा वो कितना हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ए। वेरी गुड। ऐसे अगर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे तो बढ़िया हो जाएगा आप लोग के लिए। आगे बढ़ते हैं। रैंडम एरर आर अदरवाइज नोन एज। जो हमारी रैंडम एरर को हम किस और नाम से जानते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रैंडम एरर को हम और किस नाम से जानते हैं? ये हमारे पास क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है? रेसिडुअल एरर, ग्रॉस एरर, थ्रेशोल्ड एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो सभी लोग बताएंगे कि हम यहाँ पे रैंडम एरर को और किस नाम से जानते हैं। तो पहली बात तो बता दूं मैं कि भाई ग्रॉस एरर तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि तीन प्रकार की एरर होती हैं, ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। तो ग्रॉस एरर तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, इंस्ट्रूमेंटल हमारा आंसर नहीं हो सकता, थ्रेशोल्ड एरर हमने ऐसा कोई नाम सुना भी नहीं है, ठीक है ना। हालांकि वो आता किसमें आपका? ये आपका स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा रेसिडुअल अननोन कॉजेज। ऐसे एरर जिनका कोई रीजन पता ना हो कि वो मीटर की गलती की वजह से हुए हैं या ह्यूमन की गलती की वजह से हुए हैं, उन एरर को हम बोलते हैं आपका रैंडम एरर, ठीक है ना भाई। तो हमारा रैंडम एरर का जो दूसरा नाम है हम कैसे जानते हैं? उसको रेसिडुअल एरर नाम से जानते हैं, ठीक है ना। समझ में आया सभी को? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। बी नहीं होगा बेटा, बी आपने गड़बड़ कर दिया, ठीक है। एसएससी जेई, है ना, एसएससी जेई वाले आपको ध्यान देना है भाई। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझो, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों इंपॉर्टेंट है वो आप सभी को समझना पड़ेगा। सब चीजें आपकी समझ में आएंगी सारी तरीके से, ठीक है। चलिए मैं बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में देखने को नहीं मिले होंगे। सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, है ना। इनमें से आप कोई भी बुक सॉल्व कर लो, है ना। ऐसे क्वेश्चन है जो आपको मैं फ्रेश क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन आपको किसी बुक में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो बढ़िया अच्छा मजा आएगा हम लोग को सॉल्व करने में। आज हम लोग इतना ही करते हैं, कल से मैं क्वेश्चन डबल कर दूंगा। आज मेरे पास 15 क्वेश्चन थे,
15 क्वेश्चन को हम लोग 30 मिनट्स में किए हैं विथ एक्सप्लेन करते हुए, है ना। तो बढ़िया मजा आएगा। कल से हम लोग क्वेश्चन डबल कर लेंगे और कल से हम लोग क्या करेंगे ना, एक सेशन और लगाएंगे। आज तो हमने क्या लगाया पहले आप समझो। आज तो हमने क्या किया है भाई, आज हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं सिर्फ मेजरमेंट। कल हम क्या करेंगे, मेजरमेंट का इतना टाइम सेशन तो होगा ही, साथ में अगर आप लोग बोलोगे तो मैं पावर सिस्टम की भी एक क्लास लगा लूंगा दोपहर में। तो आपके 30 क्वेश्चन तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, 30 क्वेश्चन आपके मॉर्निंग में हो जाएंगे। तो बढ़िया क्वेश्चन, मतलब टेक्निकल वाला पार्ट आपको जो रिवीजन है वो बढ़िया होता रहेगा क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है ना। तो चलो भाई, प्रॉपर तरीके से हम लोग सारी चीजें कर रहे हैं। मिलते हैं कल के सेशन में। आप लोग ग्रुप पे एक्टिव रहिएगा, जो भी क्लास का अपडेट होगा वो मैं आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म करूँ कि हाँ भाई इस टाइम की क्लास होगी। और जब कभी इन्फॉर्म करूंगा ना, वो आप समझ जाओ 8:30 बजे हमारी क्लास तो होती है ना। उसके अलावा कोई दूसरी क्लास होगी, उसके 1 घंटे 2 घंटे पहले मैं आपको अपडेट तो दूंगा ही। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और एक चीज आपको और करनी है, क्या करना है आपको, आपको करना क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करो, डाउट आता है ग्रुप पे पोस्ट करो। जो व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है ना और जो टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है, उसको डाउट से अपने भर दो। मतलब इतने डाउट पूछो उसमें कि मतलब लोग बिल्कुल परेशान हो कि हाँ भाई ये मतलब लोग पढ़ रहे हैं। जो भी थोड़ा भी डाउट आता है तो उसमें पोस्ट कर दो, मैं रात में बैठता हूँ, सारे डाउट का प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। ओके, चलो भाई, व्हाट्सएप भी है, टेलीग्राम भी, सब कुछ है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।